किसी से इंटरव्यू लेना पत्रकारिता में आने के बाद किसी खास व्यक्ति से सबका ख्वाब होता है। ऐसा ही एक ख्वाब मेरा भी था। मेरी भी इच्छा थी कभी मैं जब पत्रकारिता में आया हूँ कभी उनसे हमारी मुलाकात होती, कभी उनसे मैं साक्षात्कार करता। जब मैं पत्रकारिता में नहीं था, जब मैं पढ़ाई करता था, पिताजी मेरे उस समय से पत्रकार हैं, वो हर बार कहा करते थे कि और किताबें पढ़ने के साथ साथ कभी उनके द्वारा लिखा गया लेख कभी अखबार में जो प्रकाशित होती है, अखबार में खबर पढ़ने के साथ साथ उसे ज़रूर पढ़ा करो। जिनके एक एक अल्फाज जेहन में पेवस्त हो जाते हैं, उनके हर लेख को बारीकी से पढ़ा करता था मैं। बात यहाँ उनकी कर रहा हूँ जो एक राजनेता जरूर है, लेकिन राजनेता की परिधि में बांध देना पूरी तरह से बेईमानी होगा, क्योंकि एक लेखक, एक साहित्यकार, पत्रकार भी कहना बिल्कुल ठीक होगा। मैं बात यहाँ डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से लंबी अवधि तक प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके इंदर सिंह नामधारी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। विषय है वही 21 का झारखंड। अपना झारखंड 21 साल का होने जा रहा है कल। जिस सपना के साथ, जिस ख्वाब के साथ राज अलग किया गया था, वो ख्वाब कितना पूरा हुआ, साल तो पूरा हुआ। इसी विषय पर हम आज इनसे बात करेंगे। हम शुरू करते हैं बिंदास न्यूज की खास पेशकश 21 का झारखंड। हमने बताया आपको हम शुरू करने जा रहे हैं अपने बिंदास की खास पेशकश 21 का झारखंड। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर बिंदास न्यूज में। जैसा कि हमने कहा कि हमारी शुरू से इच्छा थी, ख्वाब था कि कभी आपसे मुलाकात होती। सर, आज ऐसा विषय भी है कि अपना राज्य 21 साल का होने जा रहा है, पूरी तरह से बालिग होने जा रहा है। सर युवावस्था में सर विकास कितना बालिग हुआ सर? जो ख्वाब था साल तो पूरा हुआ, सर ख्वाब कितना पूरा हुआ? देखिए, जहाँ तक झारखंड के 21 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आप हमसे जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो मैं झारखंड के जब की स्थापना नहीं हुई थी सर, तब उस समय भी हमको झारखंड के लिए आंदोलन करना पड़ा सर। 1988 में मैं बिहार भाजपा का अध्यक्ष बना और दक्षिण बिहार से या झारखंड के एरिया से कभी भाजपा का कोई अध्यक्ष नहीं बना था। जब मैं अध्यक्ष बना तो पुराने नेता थे, कैलाशपति मिश्रा थे, जगदम्बी यादव थे, अश्वनी कुमार थे, सब पुराने नेता थे। और ये पहला टाइम था कि मैं पलामू की धरती से और मोतिहारी में मुझे बिहार का अध्यक्ष चुना गया। समरेश सिंह मेरे साथ थे, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा, कि जिनके दिमाग में ये बात थी कि अगर झारखंड को, हमने पहले इसका नाम रखा बनांचल, जी जी, बनांचल नाम रखा और कहा कि बनांचल अलग राज्य बन जाए तो ये हिंदुस्तान का सबसे टॉप का राज्य बन जाएगा। और इसी इरादे को लेकर हम लोगों ने शुरुआत की। और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया तो 1988 में आगरा में ऑल इंडिया अधिवेशन हो रहा था और मैं जब पहली बार केंद्रीय कार्य समिति में बैठा तो मैंने कहा कि मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ यहाँ। तो आडवाणी जी उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि क्या प्रस्ताव है आपका? हमने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे आप, उसमें चर्चा चल रही थी कि मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बनेगा जी, और यूपी से कटकर उत्तराखंड बनेगा। तो हमने कहा कि बिहार भी बड़ा राज्य है और उसमें एक पिछड़ा हुआ हिस्सा है उसका, जिसको दक्षिण बिहार कहते हैं, तो उसको भी अलग राज्य बनाया जाए। तो उस पर फिर मैंने कहा कि पुराने नेता जो थे भाजपा के, उन लोग बिहार का बंटवारा नहीं चाहते थे। एक तो इधर हम लोग युवक, अब समझिए 88 मैंने 33 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब आगरा में बहस चली, 2-2.5 घंटा तक पूरी बहस हुई कि झारखंड को
हम लोग समर्थन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसको क्या नाम है, जैसे मैंने कहा कि नाम तो हम लोगों ने रखा था वनांचल जी तो बाद में मुरली मनोहर जोशी ने काफ़ी प्रभारी थे बिहार के, उन्होंने मदद की, कही कि नहीं जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं नामधारी जी, मैं भी समर्थन करता हूं कि भाजपा को परहेज नहीं करना चाहिए ये कहकर कि वनांचल अलग राज्य बने। जी तो सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ कि अगर भाजपा का शासन हुआ तो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड भी राज्य बनेगा। अब यहाँ 1988 में वादा होता है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया भी काफ़ी हुई। मैंने कहा जो स्थापित नेता थे यहाँ के पहले, उन लोगों ने पाल लिया हम लोग के बारे में कि इन लोग बागी आदमी है, और जो हम लोग नहीं चाहते थे और वही लोग इन लोग करवाना चाह रहा है केंद्रीय नेतृत्व से। आखिर हुआ और अचानक इसको संजोग ही कहेंगे कि 1998 में जी जो सरकार बनी दिल्ली में, अटल बिहारी वाजपेयी उसके प्रधानमंत्री बन गए। कोई नहीं सोचता कि इतनी जल्दी कोई देश का कांग्रेस हट जाएगी, और बीच में तो कई और प्रधानमंत्री भी आए, देवगौड़ा जी और जी सब। जी 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 लेकिन 88 में जब बन गए तब हम लोग गए, समरेश सिंह, हम और कुछ लोग और थे, और अडवाणी जी से कहा कि अब तो आपकी सरकार बन गई, जी अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब छत्तीसगढ़ और ये बनेगा तो झारखंड भी बनेगा, और वादा पूरा किया लोगों ने। तो 15 दिन पहले बने हैं छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, 1 नवंबर को बने, और ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। तो झारखंड बनने के बाद भी जो पुराने नेता थे उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। जी रांची में कार्यसमिति की बैठक हुई, बिहार उस समय तो बिहार एक ही था, तो मेरे खिलाफ काफ़ी मैंने लोगों ने अपना विष वमन किया कि आपने कैसे झारखंड का। हमने कहा कि मेरा तो कुछ नहीं, अब तो केंद्रीय कार्यसमिति ने पास किया है। लेकिन अब वो दिन भी आ गया जब झारखंड, उनको क्यों आपने गलत मांग नहीं किया था, आखिर क्यों खराब लग रहा था? खराब लग रहा था इसलिए कोई भी बंटवारा अपने राज्य का नहीं चाहता। वो खासकर मैंने कहा कि आई वॉज द फर्स्ट मैन हु वाज इलेक्टेड फ्रॉम दक्षिण बिहार। जी पहले जो बनता था तो मुंगेर का, तो उधर का और उधर का, जी कोई कभी भी अध्यक्ष बना ही नहीं इधर का। और समरेश सिंह थे, कुछ भी था, श्रमिक नेता के रूप में स्थापित आदमी था, और फंड्स वगैरह भी इकट्ठा करके मीटिंग करनी है, जगह जगह मीटिंग होने लगी कि झारखंड बनेगा। झारखंड बनने के पहले ही तो थोड़ा इरिटेटिंग उन लोगों को लगता था कि सब हम लोग को चिढ़ा रहा है, ये लोग बनना कब बनेगा कोई पता नहीं है। लेकिन संयोग से दिल्ली में सरकार बन गई। जी जी जब सरकार बन गई तो फिर अडवाणी जी को हम लोगों ने बुलाया मोराबादी मैदान में, और उनको एक वनांचल रथ करके एक नई गाड़ी ली थी, तो उसकी चाबी उन्होंने हमको सौंपी, जाइए आप प्रचार कीजिए। उस समय तक सरकार नहीं बनी थी, नहीं, और वनांचल रथ भी चलने लगा। जी तो जिसको कहा जाए कि फिर 15 दिन लेट हुआ छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड में, और झारखंड बन गया। अब बनने के बाद अब मुझे तो था कि मैंने सबसे पहले शिबू सोरेन और इनके उस समय बहुत कर्मठ साथी हुआ करते थे, क्या नाम उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वो एक तरह से उस समय हेमंत वगैरह तो बच्चे थे। जी जी तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कहते हैं कि झारखंड तो आप चाहते हैं बनना चाहिए, तो हाँ हम लोग तो झारखंड के लिए एकदम जी जान देंगे। हमने कहा कि जो एक शर्त आप रखे हैं कि इसमें उड़ीसा का, बंगाल का और मध्य प्रदेश के हिस्से रहेंगे, जो विशाल झारखंड है बनेगा, तो ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हम लोगों ने भाजपा में केंद्रीय नेताओं को मना लिया है जी जी कि अगर इनकी सरकार बनती है तो दक्षिण बिहार को झारखंड बना दिया जाएगा, जिसको छोटा नागपुर कहते हैं। जी जी तो उन लोग कहे कि ना, ये तो हम लोग मान नहीं सकते। हमने बहुत कोशिश की कि आप लोग ये मान जाइए तो हम लोग ज्वाइंट करें, तो फिर सरकार पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पहले से मांग करते आए हैं झारखंड। जी जी तो वो लोग नहीं माने। लेकिन जब हम लोग की बात इधर हो गई और 98 में प्रधानमंत्री बन गए अटल बिहारी वाजपेयी, तब हम लोग का पल्ला भारी हो गया।
पहले हम उनके पास जाते थे कि जी। आपका पुराना आंदोलन है, हमारा साथ दीजिए। तब उन लोग कहे कि तब तो हमने कहा कि हम लोग तो वही कहेंगे जो हम लोग सोचते हैं ना। जी। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बंगाल एक ब्लॉक भी आपको देगा? आप इतने जिले मांगते हैं जो सटे हुए हैं झारखंड के, कोई नहीं देगा। आसनसोल को रिसर्व कोई नहीं देगा, ना मध्य प्रदेश देगा। तो फिर जब बना, लेकिन जो दिल्ली से प्रस्ताव आया विधानसभा में, क्योंकि स्टेट में भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि हम बांटना चाहते हैं, उसमें लालू यादव पर चारा घोटाले का केस हो चुका था, तो थोड़ा वो कमज़ोर पड़े हुए थे, नहीं तो नहीं बनने देते। सच्चाई बात बताता हूँ। हमारी लाश पर बनेगा हाँ, झारखंड। मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। अब उन्होंने सोचा कि तो सरकार भी आ गई केंद्र में हम पर केस चल रहा है, तो वो न्यूट्रल हो गए और विधानसभा में प्रस्ताव पुट हो गया। और प्रस्ताव में चूँकि मैंने केंद्र का एक प्रस्ताव था, राष्ट्रपति के यहाँ से आया था कि आप लोग अनुमोदन कीजिए कि झारखंड को बनना चाहिए। अब सुशील कुमार मोदी उसमें विपक्ष के नेता थे, वो खड़े हो गए, कहे कि नहीं, प्रस्ताव आया है वनांचल के नाम से, इसलिए झारखंड को हम नहीं माने, बनेगा प्रांत तो वनांचल के नाम से बनेगा। जब देखा गतिरोध हो गया और इसी पर प्रस्ताव गिरने की स्थिति आ गई, तो हम खड़े हो गए। हमने कहा कि सुशील मोदी जी, मैं भी भाजपा का अध्यक्ष रहा हूँ, उस समय मैं भाजपा से अलग हो गया था, तो क्योंकि 88 की बात है या 98 की बात हो रही है, तो बीच में कई घटनाएं घटी जिसके चलते वो हुआ, उस पर तो भी चर्चा नहीं करनी है। तब हमने कहा कि वनांचल नाम हम लोग ने दिया था सर। आप उधर उत्तर बिहार के लोग तो चाहते ही नहीं थे कि बने ना, वनांचल नाम हम लोगों ने दिया, लेकिन यहाँ के अगर आदिवासी लोग इसको झारखंड रखना चाहते हैं, जब हम लोग को कोई इतराज़ नहीं है तो आपको क्यों इतराज़ हो? जी। तो सुशील मोदी थोड़ा उनको राजनीति में लाने का भी हमको मैं ही माध्यम बना था, क्योंकि वो विद्यार्थी परिषद में थे जी। और विद्यार्थी परिषद से उनको मैंने पहली बार बिहार की कमेटी में अध्यक्ष बनने पर नॉमिनेट किया था, इसलिए मुझे वो इज्जत की दृष्टि से देखते थे। तो उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया कि ठीक है, जो सदन पास करेगा नाम से हम उसमें सहमत हैं। तो झारखंड के नाम से पास चला गया और 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आ गया, बन गया, अस्तित्व में आ गया। इतना लंबा संघर्ष वहाँ से लेकर के, बिहार से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, सारा ये करते हुए झारखंड का गठन हुआ, अपना राज्य अस्तित्व में आया। सर, जो ख्वाब था, जो ख्वाब को लेकर के राज्य को अलग बनाया गया, इतनी बड़ी कोशिश करके, क्या वो ख्वाब पूरा हुआ सर? साल पूरा हो गया। नहीं, मैं कहता हूँ कि जैसे 21 वर्ष का कोई व्यक्ति भी पूरा जवान हो जाता है, मैं तो नहीं ये कह सकता, क्योंकि मुझे अब सरकार में रहने का मौका नहीं मिला यहाँ। बिहार में मैं मंत्री रहा जी सर, और जो विभाग मुझे मिले मैंने कोशिश किया कि उस विभागों को ठीक से चलाऊं, चाहे वो भूमि सुधार हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, बहुत मैंने कोशिश की। लेकिन यहाँ जब झारखंड बन गया तो मुझसे कैलाशपति मिश्रा ने पूछा कि आप मंत्री बनिए, तो मैं आत्मकथा लिख रहा हूँ, उसमें सब लिख रहा हूँ मैं इसमें। मैंने कहा कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा ज़्यादा चांस है कोई आदिवासी बनेगा, मेरे से जूनियर होगा, तो मैं अगर बनाना ही चाहते हैं तो मैं स्पीकर बनना पसंद करूंगा। तो उन्होंने एक रोचक कहानी भी बताई, मैं उसको नहीं कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक आप है कि आपको स्पीकर बनना चाहते हैं, लेकिन जब झारखंड में इनकी सरकार बनी थी 1966 में 67 में, जी जी जी, तो जो अभी केंद्र में मंत्री थे रविशंकर जी, जी जी जी, इनके पिताजी ठाकुर प्रसाद बहुत नामी वकील थे और भाजपा के अध्यक्ष थे उसमें, तो उसमें भाजपा नहीं, उसमें जनसंघ था। तो उनको कहा गया कि स्पीकर आप बनिए, आप बहुत कानून के जानकार हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नकारा नहीं हूँ। तो कैलाश जी ने हमसे कहा कि वो तो इनकार कर दिए थे और आप चुन रहे हैं कि हमको स्पीकर बनाइए। हमने कहा कि देखिए, मेरा एक कारण है कि मैं बिहार विधानसभा को प्रिजाइडिंग, क्योंकि मुझे चेयर पर जाने का मौका मिलता था और मैंने बहुत कुछ काम किया स्पीकर रहते हुए, जो सरकार में रह के शायद मैं ना कर पाता।
इसलिए मैं बनूंगा तो स्पीकर बनूंगा, मंत्री मैं नहीं बनना चाहता। जो आप सर आप कहना नहीं चाह रहे हैं वो हम कह देते हैं। मिश्रा जी इसलिए कह रहे होंगे कि जिस राज्य में आप स्पीकर बनना तय किए उस राज्य में लोग मंत्री बनने के लिए ललायत रहते हैं। देखिए, मंत्री का आकर्षण तो ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कुछ जो ढर्रा रहा है समाज का उससे कुछ अलग चला, क्योंकि मेरी सोच कुछ अलग थी। और मैंने ये बाद में एक झंझट आ भी गया कि स्पीकर रहते हुए मेरा एक टकराव हो गया, क्या नाम कहते हैं, बाबूलाल मरांडी जी से मुख्यमंत्री के पद को लेकर। जी। और उसके बाद भी मैंने इस्तीफा देने की कोशिश की, लेकिन मैं चेयर से रोज़ कहता था, जो भी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने तो मैंने कहा आप युवा हैं, अभी आपकी उम्र है, आप केंद्र में भी राज्य मंत्री रहने का आपको अवसर मिल गया है, आप ऐसी शुरुआत कीजिए कि इंग्लिश की कहावत है कि वेल बिगन हाफ डन। अगर आपने शुरुआत अच्छी कर ली तो समझिए कि आधा सफ़र आपने तय कर लिया। इसलिए ये टाइम है, मैं चेयर पर हूँ और आप सरकार चला रहे हैं। विधानसभा से ऐसे ऐसे कानून बने ताकि ये झारखंड एक आदर्श स्टेट बनकर हिंदुस्तान में उभरे। अब संजोग से पता नहीं बाबूलाल मरांडी जी के मन में क्या आया, इन्होंने जो एक मुद्दा ऐसा उठा दिया कि डोमिसाइल का मुद्दा, पूरी तरह पूरा आग लग गया उसी को। डोमिसाइल का जो मुद्दा उठा, अब फिर आदिवासी और गैर आदिवासी का एक गजब से एक तनाव पैदा हो। जी, मैं कारण बता रहा हूँ आपको कि सपना क्यों नहीं पूरा हुआ। लोग कहते हैं कि शुरुआत अच्छी, वेल बिगन, शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन शुरुआत के साथ साथ ही ये समस्या ऐसी आ गई कि रोज़ बंदी और कभी जुलूस और कभी आग लगी हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और ये दुर्भाग्य था कि पहले साल ही रांची को पहली बार ज़िंदगी में कर्फ्यू देखना पड़ा, गोलियां चल गई, एक डीएसपी भी मारे गए। ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी तो सारा झारखंड का मूड ही बदल गया। सोचा था क्या और हो क्या गया, क्या सोचकर हम लोग ने झारखंड बनाया था और ये होने क्या लगा। और एक घटना तो ऐसी घटी कि मेरा मन भी खट्टा हो गया। हुआ कि साहब, मैं अब आत्मकथा में आप पढ़िएगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं सोचता हूँ कि दिसंबर या जनवरी तक छप जाएगी वो। तो कुछ मन मुटाव मेरा जो कारण था मुख्यमंत्री के बाबूलाल मरांडी को लेकर, उसके पीछे कुछ कारण थे। क्योंकि जब डोमिसाइल का मुद्दा चला और आदिवासी युवकों ने जुलूस निकालना शुरू किया और तोड़ फोड़ होनी शुरू हुई, तो वहाँ मेकोन एक संस्था है रांची में, वो इंजीनियर्स की संस्था है। तो वहाँ पर लोग घुसे और काफ़ी तोड़ फोड़ की और बहुत तनाव हो गया वहाँ पर। तो वहाँ के जो सुरक्षा गार्ड थे उनको गोली चलानी पड़ी और 3 बच्चे वहाँ मर गए। अब उनको लेकर पूरा हंगामा हो गया कि आदिवासी युवक मारे गए। और बाबूलाल मरांडी ने मेकोन के चेयरमैन को बुलाया। ये बातें मैं पहली अगर आउट कर दे रहा हूँ तो हमको लग रहा है कि कारण में पूरी बात नहीं कही जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप जी ने जब पूछा कि सपना क्यों नहीं पूरा हुआ, मैं उसे थोड़े कारण बता रहा हूँ आपको कि हम रास्ते से क्यों भटक गए। क्योंकि रास्ता ही दूसरा बन गया। सोचा था कि हम ये यहाँ इतना चढ़ जाएंगे, लेकिन रास्ता बदल गया। जो कमियां आई बाद में वो सब उसी का कारण है। अब हुआ क्या कि हमारा और मुख्यमंत्री का जो क्वार्टर था बगल बगल में था, साझी दीवार थी। इधर स्पीकर की उधर मुख्यमंत्री की। तो मेकोन के चेयरमैन एक दिन अचानक दोपहर को 2 बजे के लगभग हमारे पास मिलने चले आए। कहा कि सर हम तो बहुत परेशानी में। हमने कहा कि क्या हुआ। कहे कि मुख्यमंत्री जी बुलाए थे कि जो 3 युवक मरे हैं मेकोन में, जिन गार्डों ने गोली चलाई है, उन सबको आप सेवा से मुक्त कीजिए। तो डायरेक्टर ने कहा कि हम कैसे करें। जो महिलाएं हैं उन्होंने कहा अगर हम लोग की इज्जत बची है तो इन्हीं गार्डों के चलते बची है, नहीं तो कुछ का कुछ हो जाता मेकोन में। आज इतनी भीड़ थी और इतने लोग गुस्से में थे, तो हम कैसे हटाएं।
कहेंगे तब नहीं हटाइएगा तो फिर हम सरकार जिम्मा नहीं लेगी, आपके यहाँ क्या होगा। कहा कि मैं आपके यहाँ आया हूँ, मैं क्या करूँ। हम सुनकर हैरान रह गए हम, क्योंकि इतना हम बहुत सुलझा हुआ और मीक व्यक्ति समझते थे बाबूलाल जी को। हमने कहा कि ये कैसे भाषा बोल दिए कि या तो मैंने गार्ड को, मान ली कि हमारा गार्ड कोई हमारी रक्षा के लिए गोली चला दे तो हम उसको निकाल कैसे दें। वो तो उसी के लिए है, उसी के लिए उसकी ड्यूटी थी। तो मेरे मन में भी कुछ आने लगा, हमने तो दिशा ही बदल गई। तो मैं बता रहा हूँ कि बस फिर भटकते भटकते हुआ कि साहब जब गोली चली है इस पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री जवाब देंगे फलाने दिन को विधानसभा में। तो हम बगल में क्वार्टर था, हम 11 बजे पहुँच गए और दिन भर नहीं आए। अब बहस नहीं हो सके, नहीं तो बहुत सा भड़ास से निकल जाता और फिर रास्ता हम पकड़ लेते विकास का, फिर वहाँ पर रुक गया। तो एक पर एक घटनाएं ऐसी घटती चली गई कि जो एम था, जो लक्ष्य था, जिसको हम कहते थे कि मंजिल थी हमारी, वो मंजिल की तरफ हम भटकते चले गए। और इसी बीच में फिर वो मुख्यमंत्री वाला आ गया झगड़ा, और फिर उसमें ठीक है हमने तो उस समय भी स्पीकर से इस्तीफा दे दिया था कि जो भी हुआ। तो हमारे पास शाम को अर्जुन मुंडा आ गए, जिनको नया नेता चुना गया था। उन्होंने कहा कि आप राजनाथ सिंह आए थे यहाँ, वही मीटिंग हुई, उन्हीं में मैं नेता चुना गया हूँ। हमको वो कह गए हैं कि नामधारी जी स्पीकर बने रहेंगे और वो इस्तीफा नहीं देने देना, इसलिए आप, वो प्रभारी वही थे राजनाथ सिंह, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे, आप ही इस्तीफा स्पीकर बने रहेंगे। हमने कहा कि मैं, अब इतना कुछ झंझट हो गया, इतना मीडिया में बातें आ गई कि तसल हो गई, और उसके बाद 41 विधायकों ने लिख के भी दे दिया फिर हमारे बारे में, फिर कैसा लगेगा। लेकिन जब वो मान गए कि नहीं, राजनाथ सिंह की बात हम मान गए, हम कहे ठीक है रहेंगे स्पीकर। तो उसके बाद मैं अब बहुत कुछ बातें नहीं कहना चाहता हूँ। बाबूलाल जी का एटीट्यूड और मुंडा जी का एटीट्यूड में थोड़ा फ़र्क था, वो दूसरे टाइप का फिर चलने लगा वहाँ पर। झारखंड के लड़खड़ाने के कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कारण थे लड़खड़ाने के। अब मान ली कि अगर नियुक्तियाँ होने लगें, आपको DCSP को भेजना है, उस पर बोली होने शुरू हो जाए, तब आप कैसे समझेंगे कि विकास होगा उससे राज्य का। या जो अफसर ऐसा जाएगा वहाँ ज़िले में जाके विकास करेगा, कोई SP जाकर व्यवस्था ठीक करेगा लॉ एंड ऑर्डर की। तो ये सब घुसती चली गई। और एक पंक्ति, जब भी कुछ खबर लिखने की बात आती है विकास की बात झारखंड में, एक पंक्ति लिखते हैं हम कि नहीं बदले हालात यहाँ के, अगर देखा जाए तो बार बार हुक्मरान बदलते हैं। बात तो आपकी सही है, चेहरे तो बदले हैं मुख्यमंत्री के, कई मुख्यमंत्री बने। और क्योंकि मैंने कहा ना जी, लक्ष्य की ओर अगर आप सीधे चले जा रहे हैं तो मंजिल बहुत करीब है, लेकिन आप भटक गए तो भटकने के बाद तो आदमी दिन भर घूमता है, तो कहते हैं अरे तो बगल में था, हम तो कहीं पहुँचे नहीं। वहीं क्या नहीं था मेरे महबूब में, क्या नहीं ये झारखंड में क्या नहीं था। सारे खनिज पदार्थ यहाँ पर, पानी यहाँ पर, जंगल यहाँ पर। ये तो एक ऐसा राज्य बन जाता है कि लोग देखने आते। अभी मैं राज्यपाल से मिलने गया था स्कूलों की समस्या को लेकर 1 हफ्ता पहले, तो बैस जी ने हमसे, चूँकि मेरे साथ सांसद भी थे, तो उन्होंने बात कर दी, कहा कि नामधारी जी आपके रहते काहे झारखंड पिछड़ गया। हमने कहा कि मैं क्या करूं, मैं अपनी वेदना किसको बताऊं। तो बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं। हमने तो मोहब्बत की, बाकी लोगों ने महबूब को भी नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा कि तो कहीं कि हमने छत्तीसगढ़ में जाके देखिए कितना विकास किया जी, साथ बने। तो अब गवर्नर भी महसूस कर रहा है कि सब विकास नहीं हो रहा है। विकास के होने के बदले क्या है कि मान लीजिए कि हाथ पांव होते हैं पदाधिकारी जी, आप अगर ईमानदारी के साथ उनकी पोस्टिंग करें कि साहब ये आदमी जाएगा, तो मान लीजिए कि एक DC है, एक SP है, एक कमिश्नर है, जो जहाँ बैठा है, अगर वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करे, पूरी मेहनत करे, तो कौन सा इलाका है जो उन्नत नहीं होगा। जो काम है खड़ा होकर कहेगा ये काम करवाओ, लेकिन अगर वो किसी मोटिव से वहाँ पर गया है और कुछ लेन देन करके गया है, तब क्या होगा।
सर आपको याद होगा लेस्लीगंज पास में 23 मजदूरों की मौत हो गई थी जो लौट रहे थे धन कटनी करके, सर भी उसमें गए हुए थे। सिंचाई की माकूल व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी। प्राकृतिक बारिश के भरोसे ही लोग सिंचाई किया करते हैं, खेत रहते हुए लोग भूमिहीन हैं, आज भी लोगों को पलायन करना पड़ता है। इस पर फोकस मेरे पास तो इतना स्टॉक है सर कि कभी कभी मैं निश्चित भावुक हो पड़ता हूँ। नहीं, हम महसूस भी करते हैं कि कसक है आपको। मेरा कहना है कि मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ सर, मैं यहाँ पर जो मैंने देखा है कि मैं जन्मभूमि से कर्मभूमि का कैसे पहुँचा, मेरे ऊपर कर्ज है जी सर, कि जात पात और धर्म से पीछे हटकर जी लोगों ने 6 बार मुझे विधायक चुना यहाँ। मैं इंडिपेंडेंट सांसद बना जी जो बड़े बड़े जातियों के जो होते हैं बड़े बड़े दिग्गज लोग, उन लोग लड़ते हैं जी, और मेरा कोई कोई नहीं। 10-20 वोट भी नहीं है कोई नहीं, कुछ नहीं और इतना जनता ने यहाँ पर दिया, तो मैं तो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार। लेकिन मेरे सामने जो दिखते आई मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। सही बात। इसलिए ये दिल में, मैं मरूंगा भी तो दिल में ये गम मेरे रहेगा कि जिस जनता ने मुझे, और मैंने अपना पहला भाषण पार्लियामेंट में जाकर दिया जिसको मेडन स्पीच कहते हैं। मैंने कहा कि मैं सबसे पहले, उसमें मनमोहन सिंह भी बैठे हुए थे, आडवाणी जी बैठे हुए थे, मुलायम सिंह, लालू यादव सब बैठे हुए। मैंने कहा कि मैं उस इलाके से जीत के आया हूँ जहाँ एक भी सिख नहीं है ना, चतरा से, डाल्टनगंज नहीं है उसमें ना, नहीं है हमने। और इसलिए संविधान में वोट कैसे देना चाहिए, वहाँ की जनता ने ये इमेज दी, एक मैसेज दिया है देश को। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सदन बेंचे थपथपाकर और उस जनता को सलाम करे, और मनमोहन सिंह से लेकर सब लोग थप बैंड, कभी देखिएगा उसको यूट्यूब में निकाल के, सब लोग पे पीट रहे हैं बेंच। तो ये मेरे दिल में ये अरमान था सर, इस इलाके को कैसे हम कहाँ तक ले जाएं इसको। लेकिन जो कारण बने इसके, मैं उसका विवरण आपको दे रहा हूँ कि क्यों पिछड़ता चला गया झारखंड। ये बीमारी को कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जो बीमारी को पकड़ ले जी। बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और दिया जा रहा है, और जब तक वो इलाज का सही, बीमारी का सही इलाज नहीं होगा तो बीमारी तो और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ना तो मैंने कहा कि मुझे एक यहाँ पर चीफ इंजीनियर थे जो नहर ये सिंचाई विभाग के, जी जी, उनकी एक चिट्ठी मुझे आई कुछ महीने पहले की बात है। तो उन्होंने लिखा कि मैं पटना में एक किताब की दुकान में गया था, तो देखा कि आपकी किताब है बाबा अब न बसों ए गाँव, देखा कि नामधारी जी लेखक है आपकी, तो मैंने उसको खरीद लिया। मैं झारखंड में रहा हूँ चीफ इंजीनियर के रूप में, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ कि कितनी कितनी योजनाएं हैं जो अधूरी पड़ी हैं, खाली इन्हीं को पूरा कर दे तो झारखंड की एक एक इंच भूमि सिंचित हो जाएगी। सही बात। और पूरा मैं आपको कहेगा तो अब मेरे पास पूरा है, मैंने पढ़ेंगे लिखा भी सिंचाई मंत्री को कि देखिए इस तरह से ये योजनाएं अधूरी हैं, अगर ये पूरी हो जाए तो एक एक बूंद पानी के लिए झारखंड तरसेगा नहीं, ना पेयजल की कमी होगी ना सिंचाई की कमी होगी। तो सब कुछ है। मैं अक्सर अपने भाषणों में कहा करता था कि ऐसी अभागी नारी है ये झारखंड की धरती कि जिसकी कोख में तो अमीरी है, जिसकी गोद में गरीबी है। तो गोद की गरीबी तो दिख रही है, लेकिन कोख की अमीरी कोख में बैठी हुई है। क्या नहीं था यहाँ, राजस्थान आगे निकल गया केवल ये टाइल्स से, और क्या नाम कहते हैं, कौन क्या कहते हैं जिसको, हाँ ग्रेनाइट है, और जो हम लोग बनाते हैं कोटा टाइल्स हैं जी, उनसे निकल गया। और भरा हुआ है चैनपुर हमारा इस सब चीज़ों से। जी जी जी, निश्चित। कुछ लोगों ने निकाला भी, फिर प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो रह जाता है। एक सिंचाई भी शुरू हुई मंडल की, तो 40 साल हो गए, 50 साल वो चालू नहीं हो सके। 2014 में भारी शोर शराबा के साथ ऑनलाइन शिलान्यास भी हुआ। हाँ, बिना एनओसी के अपने आएगा, वो पूरा नहीं हो सका। मैं सांसद रहते हुए, चूँकि मेरे क्षेत्र में पड़ जाता था, मैंने भी पूरी कोशिश की, तत्कालीन दूर कोशिश की कि जो लगे हुए हैं फॉरेस्ट के पाबंदियाँ उनको दूर करें कुछ जाके, लेकिन सफलता नहीं मिली। सर अंतिम सवाल सर, क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है जो लोगों के चेहरे पर जो मायूसी है वह खुशी अभी तक नहीं है,
खुशी के लकीर चेहरे पर नहीं है वह आवे चेहरे पर। मेरा कहना है कि मुझे खुद बहुत दुख होता है। अब मैं अभी चंडीगढ़ गया हूँ या दिल्ली में जाता हूँ या कहीं भी, कहीं पर मिलते हैं लोग, कहाँ घर है, तो झारखंड में घर है। लड़कियाँ यहाँ की काम कर रही हैं बाहर जाके, लड़के मजदूरी कर रहे हैं जी। और जबकि यहाँ पर इतनी माइंस है कि केवल खाली उस पर काम शुरू हो जाए तो एक भी आदमी बेकार नहीं रहेगा। इतने कोयला से लेकर और लोहा और क्या मैंने सोना चांदी तक यहाँ पर है। लेकिन मैं वही ना कह रही हूँ कि अमृत धारा बह रही पास न वाको जाए और गंगा तट पर खड़ा होए के प्यास प्यास से लाए। अमृत की धारा बह रही है लेकिन हम पानी के लिए तरस रहे हैं। आपने ऐसा सब्जेक्ट ले लिया कि हम भावुक हो गए हैं। कुछ बातें ऐसी भी कर दी अभी जो हमको खोलनी नहीं थी, लेकिन मैंने कह दिया क्योंकि ये मैं लिख रहा हूँ, इससे कोई बात नहीं है। तो आप इसमें चुन लेंगे क्योंकि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन सपने नहीं पूरे हुए, लेकिन मैं अभी भी आशावादी हूँ कि पूरे होंगे सर, क्योंकि थोड़ा बदलाव आएगा। और जो चुनावों में जो मैं मोदी जी अपने आप में तो बहुत लोग उनको बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मान रहे हैं, लेकिन मुझे एक गिला उनसे ये है कि मैं उनकी इज़्ज़त तब करता कि जब वो सबसे पहले जो चुनावों में विकृतियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करते। जी जी निश्चित। एक मुखिया 20-20 लाख रुपया खर्च कर रहा है मुखिया बनने के लिए, क्या मुखिया ईमानदार रहेगा? तो वापसी चाहेगा ना, है तो वापसी चाहेगा सबसे पहले। मेरा कहना है कि 20 लाख रुपया मुखिया अगर बना तो उसके पास तो भाई अरबों का तो आना नहीं है ना। कुछ लाख उसके हाथ में आएगा तो उसी से ना वसूलेगा वो। जी। अगर चुनावों में ही लोग पैसा के बल पर जीत के जा रहे हैं, जाति के बल पर जीत के जा रहे हैं, तो न्याय कौन करेगा? इसलिए हमने कहा कि ये बीमारी ऐसी है जिसके मूल को पकड़ने की जरूरत है। जब तक इसका मूल नहीं पकड़ा जाएगा तब तक मंजिल मकसूद तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। स्वच्छ राजनीति के तहत किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है इसको? तो जनरली सरदार लोग हुआ करते हैं ड्राइवर जी। तो हम पटना में बैठे कहीं कि पंजाबी में बोले, पाँच साहब पूर्णिया के बॉर्डर से बोल रहा हूँ कि क्या हुआ? कहा कि हमारा गाड़ी रोक के इतना घूस मांग रहा है आपका अफसर। हम कहे अच्छा ठीक है, नाम बता दो कौन है। तो ये है फलाना अफसर है, ढिकाना अफसर है। तो उस महीना में एक बार मैं बैठक करता था अफसरों की। जी। मेरे पास लिस्ट रहती, हम कहे कि आप खड़े होइए, आप पूर्णिया में कितना कमाई किया आप सब बताइए। इन ड्राइवरों ने हमको फ़ोन किया है। मैंने लगा कि सतयुग आ गया है और लोग सरदार जी लोग जाएं कहें कि अरे अब हम लोग को पता चल रहा है कि झारखंड में कैसे चला जाता है। आप रास्ता तो पकड़िए। जी सही बात। अगर आप चेकिंग जाएं और चेकिंग में केवल रिश्वत लेके अफसर चले आएंगे तो चेकिंग का क्या फ़ायदा? जितनी चेकिंग होती है हम कहते हैं इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा। चेकिंग कम कराइए, आप जो करने जाते हैं चेक उनको चेक कीजिए। बस बस बस। ये लोग भूल जाते हैं कि लॉकडाउन में जितना रिश्वत चली है मैंने अपने जीवन में कभी नहीं की। जी। क्योंकि था कि यार सील कर दीजिए दुकान। आगे से सील आगे से होता था ना, पीछे से थोड़े होता था। मेरे पास सब लोग पहुंचते थे जी। मैं सुन के हैरान हो जाता था हम कि लॉकडाउन में भी कुछ क्षमा नहीं कर रहा है। घोड़ों की तो बात कहूँ क्या, हाथ गधों ने साफ किया, जितने मिले शत्रु ही पाए, किसने भला मुआफ किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर कभी मौका मिले तो निश्चित रूप से और विषयों पर बात होगी, पूरी बात होगी सर। आप भी बिरलाही पत्रकार हैं, हमने जो दिल की बातें मेरी पूछी और मैं भावुक होकर बोल दिया बहुत कुछ सर। और चूंकि एक्टिव राजनीति से थोड़ा दूर हूँ इसलिए कुछ बातें कहने का मन आया। चलो कुछ सर ने कहा कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारी बात हो रही थी कि किस साल का अपना झारखंड हो गया, साल तो पूरा हुआ, उम्मीद कितना पूरा हुआ, ख्वाब कितना पूरा हुआ। तो सर ने जो बात कही निश्चित रूप से वह सोचने वाली है कि व्यक्ति को निराशावादी नहीं आशावादी होना चाहिए। सर भी आशावादी हैं, हम लोग सभी लोग, राज्य के सभी लोग इस आशा और विश्वास के साथ ही हैं कि हाँ आज नहीं हुआ है, कल हो सकता है विकास हो जाए, कल बदलाव हो जाए। लेकिन एक बात जरूर कहना पड़ेगा कि सारा समंदर अपने पास है लेकिन एक बूंद अपनी प्यास है। सर ने कहा कि सारा व्यवस्था अपने यहाँ है लेकिन
जिस रास्ते पर चल करके सर द्वारा संघर्ष करके झारखंड राज्य को अलग कराया गया, उस रास्ते से पर जब आगे चले वह भटक गए। नतीजा हुआ कि राज्य जहां था वहीं है, बल्कि और इस राज्य की स्थिति बद से बदतर हो गई। हालात सुधारने की ज़रूरत है, केवल सरकारें नहीं, हालात बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर आज लोग जो जिनके चेहरे मायूस हैं वह चेहरे खिल नहीं पा रहे हैं, कारण कि सुविधा मौजूद नहीं है, विकास नहीं है। आज भी लोग पलायन करते हैं, कांदा गेठी खाते हैं, आज भी जंगलों में खाक छानते हैं। दो रोटी दो निवाले के लिए वह सुदूर प्रदेश जाते हैं, जहाँ पर उनके पाले में रोटी नहीं मौत आती है। इसलिए ज़रूरत है एक सकारात्मक पहल करने की ज़रूरत है, एक सच्चे मन से नेक नियति के साथ विकास करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग यह सोच रहे हैं कि जिस उम्मीद के साथ हम अलग हुए थे, हमारा राज अलग हुआ था, उम्मीद पूरा नहीं हुआ, उनकी ख्वाब पूरे हों, उनके चेहरे जो मायूस हैं उनके चेहरे खिलें। कैमरा मनीष से हम सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।